बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे इल्म में है कि मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक आ चुकी है, तो इंशाल्लाह जैसे 9 क्लास में मैथमेटिक्स की बुक को कंप्लीट किया गया, इसी तरीके से मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को भी, उसके तमाम सेशंस को इंशाल्लाह कंप्लीट किया जाएगा तमाम चैप्टर से रिलेटेड। आज इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट सेशन है मैट्रिक क्लास की मैथ्स से, चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन। थीम हमारी यही रहेगी, किसी भी चैप्टर या किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी थीम क्या है, उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, इन तमाम पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। मेरे हरगिज़ मतलब बच्चों की कॉपियां फिल करवाना नहीं, बल्कि उनमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स भी समझ में आएगी, मैथमेटिक्स से मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, और फाइनल एग्जाम से पहले जो हम लोग एमसीक्यूज के पीछे भाग रहे होते हैं वो हम नहीं भागेंगे। उसके पीछे वजह यही होती है कि हमने पूरे साल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होते, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है। अगर शुरू साल से हम लोग कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो इंशाल्लाह कभी भी हमें एग्जाम से पहले एमसीक्यूज की इतनी सख्त और शदीद तैयारी की जरूरत ना पड़े। चैप्टर नंबर 17 सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? डेफिनेशन एक से दो दफा मैं पढ़ूंगा, आपको भी याद हो जाएगी, लेकिन फिर वही बात, मेरा मतलब और मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करवाना, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सेट से क्या मराद है? डेफिनेशन में लिखते हैं, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। क्या मतलब? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मजमूआ हो किसी भी वेल डिफाइंड चीजों का, डिस्टिंक्ट वाजे ऑब्जेक्ट्स का और एलिमेंट्स का, ये सेट कहलाता है। ये डेफिनेशन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि जो अपने अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर डिफाइन हो। बात आ रही है समझ में? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 4 5, तो आप मुझे बताइए कि इनको सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आया? क्या आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि मैंने आपके सामने नेचुरल नंबर्स को डिफाइन किया? अगर आया तो इसका मतलब है आप बिल्कुल मेरी बात को पिक कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने नंबर्स को डिफाइन करूं 0 2 4 6 8 10, अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आया तो मुझे बताइए वो क्या आया। कौन से नंबर्स बताए मैंने आपको? मैंने आपके सामने इवन नंबर्स का जिक्र किया। कौन से इवन नंबर्स? 0 2 4 6 8 10, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। बात आ रही है समझ में? अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, यार हमने कभी अपनी जिंदगी के अंदर किसी चीजों का सेट देखा? तो हाँ बिल्कुल देखा। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं बिल्कुल नजरें ऊपर करके देखिए, आपको अपने छत के ऊपर 2 पंखे लगे हुए नजर आ रहे होंगे, ये भी तो फैन का सेट है। इसी तरह से ना जाने आप अपने स्कूल में कितनी ही चीजों का सेट देखते होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे चौक को अगर जरा गौर से देखा जाए, वो तमाम की तमाम आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी होती है। बात आ रही समझ में? अब वेल डिफाइंड जो लफ्ज है इसको और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास स्केल है, रूलर है, पेन है, पेंसिल है, शॉर्पनर है। अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज इस्तेमाल करूं जो कि वेल डिफाइंड हो, तो आपको मेरी तमाम बातें पूछने की जरूरत नहीं है, आप मेरे सिंगल वर्ड से समझ जाएंगे मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी अपने अंदर वेल डिफाइंड है, और इतना ज्यादा डिफाइन है कि आप मेरी बात से समझ गए, पेंसिल, स्केल, रूलर, शॉर्पनर, लाइक दिस वगैरह। इसी तरह से ना जाने और कितने लफ्ज ऐसे हैं जो वेल डिफाइन है। इसी तरह से मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं कि आपके पास आपके घर में प्लेट, चम्मच, कांटा, सॉसर, लाइक दिस है, तो इन तमाम लफ्जों से बेहतर नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि आपके पास क्रॉकरी है। अब क्रॉकरी अपने अंदर क्या है? वेल डिफाइन। इसको मजीद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं इसकी जगह ऑल्टरनेट, क्या आपके पास सिलेबस की बुक्स हैं? मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है, सिलेबस। अब मुझे एक को पूछने की जरूरत नहीं है, ये अब लफ्ज अपने अंदर क्या है? वेल डिफाइन है। सिलेबस की बुक से मुराद ये है कि आप खुद समझ गए कि मैं आपसे कौन सी बुक्स के बारे में पूछना चाह रहा हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर में टेबल है, डाइनिंग टेबल है, चेयर्स है, अलमारी है,
क्या कहना चाह रहा हूं, मुख्तसर एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, फर्नीचर है। जैसे ही लफ्ज फर्नीचर इस्तेमाल किया, ये अपने अंदर वेल डिफाइन है। आप मेरे ख्याल से वो तमाम बातें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था एक लफ्ज में समझ गए। ये है वेल डिफाइन की डेफिनेशन। बात आ रही समझ में? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। डिस्टिंक्ट मतलब वाजे। अब जैसे अब हम जो हमारी मैथमेटिक्स बुक के अंदर जो सेट इस्तेमाल होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने नंबर पेश कर दूं 1 3 9 19 2000 2015 है तो मैथमेटिक्स नंबर। लेकिन क्या इससे कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका? जवाब मिलेगा सर हरगिज़ नहीं। सेट क्या कह रहा है? वेल डिफाइन होना चाहिए, है ही नहीं वेल डिफाइन। मैंने आपके सामने ABCD तक पेश किया, आप फौरन समझ गए इंग्लिश अल्फाबेट से। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आपके सामने पेश करता हूं AEIOU। क्या कॉन्सेप्ट आया दिमाग में? किस चीज का जिक्र कर रहा हूं मैं वोवेल्स का जिक्र कर रहा हूं। बात आ रही है समझ में? ये डेफिनेशन है सेट की। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा तफसील से गुफ्तगू करने वाला हूं। तमाम बातों को बहुत ही ज्यादा बेहतर अंदाज में सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आइंदा के सेशन में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। आगे चलते हैं। और ना जाने कितने ही नंबर्स ऐसे हों जो वेल डिफाइन हो सकते हैं। क्या मतलब? 3 6 9 12 15 ये कौन से नंबर्स हैं? आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब सही है, वेल डिफाइन हो गया। बात आ रही है समझ में? तो ये डेफिनेशन है सेट की। फिर भी किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई बात पूछना चाहता हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसकी 3 फॉर्म्स है हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको पढ़ने समझने से पहले हम इसको समझते हैं। सिंबल्स, उसके क्या मतलब है और उसको क्या पढ़ा जाता है। सिंबल्स मीनिंग्स एंड हाउ टू रीड। क्लियर? एक्स और बीच में जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। ये जो ई टाइप बना हुआ है इसका नाम होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका नाम होता है, मैथमेटिक्स में काम करता है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू से क्या मतलब है, अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो मतलब ताल्लुक रखता है। मज़ीद तफसीलात जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो फिर वहां डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, अगर इसके ऊपर लाइन लगी हो वर्टिकल, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, ताल्लुक नहीं रखता। इसका मतलब जो कैप टाइप लगा होता है इसको हम पढ़ते हैं एंड। मैथमेटिकल सिंबल है एंड। और ये जो वी टाइप बना हुआ है इसको हम पढ़ते हैं और। ये जो वी टाइप है और इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, दिस इज फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल मतलब तमाम के लिए। आगे चलें। अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये साइन अगर हम देखें कि कहां मूव कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। जब आगे की तरफ मूव कर रही है तो नाम इसका रख दिया ग्रेटर देन। याद रहेगा, बड़ी आसान सी मैंने आपको रीजन दे दी भाई। ये कहां की तरफ बढ़ रहा है? आगे की तरफ, ग्रेटर देन। ये कहां जा रहा है? पीछे, लेस देन। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन उसके नीचे एक लाइन और, लाइन इज इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब इसको कैसे पढ़ा जाता है इसको समझ लेते हैं। जब बीच में एक वेरिएबल लिखा हुआ हो और इससे पहला और उसके बाद ग्रेटर देन यानी कि इनइक्वालिटी का कोई साइन हो तो कैसे पढ़ा जाता है? देखिए, इसको हम पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 5। x इज अब आप बोलेंगे सर ये तो लिखा हुआ है 5 लेस देन। देखिए कहां से पढ़ रहे हैं हम? वेरिएबल से पढ़ रहे हैं, बीच वाले से। अब उसको उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा क्या पढ़ेंगे? देखें मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 इज लेस देन, 5 छोटा है किससे? 5 किससे छोटा है? 6 से। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा? 6 इज ग्रेटर देन 5। तो समझ में आ रही है? मैंने कहा 5 छोटा है 6 से, दूसरे लफ्जों में क्या बोलूंगा? 6 बड़ा है 5 से। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पे भी कह रहा हूं x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। x कोई भी एक नंबर हो सकता है। क्या नंबर है वो बाद में डिफाइन करेंगे। पढ़ने का मतलब, पढ़ने का तरीका समझें। x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। x जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसा एक नंबर है हमारे पास 6। ये सिर्फ पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं आपको कि 6 आएगा। अच्छा जी, अब ये x है। अब ये कौन सा साइन अभी हमने पढ़ा? लेस देन।
लेकिन लेस देन तो जब यहां से पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा ना, मैं यहां से वेरिएबल से पढ़ रहा हूं, तो अब इसको हम पढ़ेंगे x is greater than equal to 5, x is greater than or equal to 5 and less than equal to 7। तकरीबन एक जैसी बातें लिखी हैं, लेकिन इक्वल टू ने अब देखें इसके आंसर को कैसे तब्दील करके रख दिया। अब इसका मतलब है x is greater than or equal to 5, x 5 भी है, x 5 भी है, 5 से बड़ा भी है, x less than equal to 7, x 7 भी है और 7 से, बात आ रही है समझ, x is greater than equal to 5 और less than equal to 7, मतलब अब क्या मतलब हुआ, मतलब 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। इक्वल टू का साइन आ जाए तो उस नंबर को भी शामिल कर लिया जाता है। क्लियर? ये तो इनइक्वालिटीज की कॉन्सेप्ट इसको हमने क्लियर करा, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है और लिस्टेड LISTED लिस्टेड फॉर्म भी कहा जाता है। लिस्ट बनाइए, बात आ रही है समझ में? और जो हमें मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मिलेंगे वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको समझिएगा जरा बेहतर अंदाज में, सेट बिल्डर फॉर्म एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से क्या मुराद है, डिफाइन कर दो। सेट को लिखने का तरीका बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूं, पहले चलिए इसको देखें। 6 8 10 12, 6 8 10 12, ये तो फौरन से आपको समझ में आ गया सर आपने अच्छा इवन नंबर लिखे। कौन से नंबर लिखे? जो 5 से बड़े हैं। इवन नंबर मतलब जो 5 के बाद आते हैं, और 12 तक के मतलब 14 से पहले 14 से पहले, भाई 12 के बाद अगला इवन नंबर क्या आता है? 14, तो 14 से पहले जो इवन नंबर आता है आपने वो लिखे। ऐसे ही ना, 6 8 10 12। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिफाइन कर दो, डिस्क्राइब कर दो। सेट ऑफ इवन नंबर्स, हाँ इवन नंबर्स का तो सेट है, कहां से कहां तक? बिटवीन 5 और 13, 5 और 13 के बीच में जो जो इवन नंबर आते हैं बिटवीन 5 एंड 13, उसको लिखने का एक तरीका ये भी है। दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्लियर? एक मेथड ये हो गया। अगले मेथड पर आते हैं, अगले फॉर्म पर आते हैं। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, लिस्टेड फॉर्म। अगर मैं आपको कहता हूं, मैं आपको एक जुमला लिख के देता हूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखो बिटवीन 5 और 13, लिस्ट बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? ऐसे बनाओगे और कैसे बनाओगे? 6 8 10 12, ये वो सारे इवन नंबर्स हैं जो कहां से कहां तक आते हैं? बिटवीन 5 और 12 के दरमियान। अच्छा, यहां पे एक चीज मुझे और समझानी है, तवज्जो रखिएगा, याद रखिएगा। हमेशा जब भी सेट लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हमेशा सेट जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा, शुरू में और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, शुरू में और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, और बीच में जो 6 8 10 लिखा हुआ है ये क्या है? ये यही चीज तो है, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, और ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। क्लियर? दोबारा रिपीट करो, कैपिटल लेटर आएगा, इज इक्वल टू आएगा, शुरू और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, और बीच में ये जो लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं, और बीच में सबके सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कैसे लिखते हैं? A is equal to कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to, x ताल्लुक रखता है, belongs करता है, ताल्लुक रखता है E। What is E? E stand for even number। E क्या है? देखिए तमाम की तमाम, ये जो पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, ये तीनों एक ही बात है, लिखने के मुख्तलिफ तरीके। इवन नंबर्स एंड और x ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है, लेस देन 13, 13 से छोटा है, बीच में आने वाले सारे नंबर क्या है? ई स्टैंड फॉर इवन। 5 से बड़े बताओ, 13 से छोटे बताओ, तो भाई ये मतलब ये मतलब ये मतलब तीनों का मतलब एक ही है। यहां सिर्फ ये बताया जा रहा है कि देखो लिखने के तरीके ऐसे, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। बात आई समझ में? डिस्क्रिप्टिव हो गया, टेबुलर, सेट बिल्डर। दोबारा पढ़ के बताऊं, x सच डेट x जैसा कि बिलोंग्स करता है इवन नंबर से एंड और
x 5 से बड़ा है और 13 से छोटा है। क्लियर? आगे चलते हैं। इनको डिस्कस कर लिया हमने। सम इंपॉर्टेंट सेट्स, कुछ सेट्स हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मजीद तफसीलात। W स्टैंड फॉर होल नंबर, 0 1 2 3 जो नंबर 0 से शुरू होते हैं आर कॉल्ड होल नंबर्स। N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर्स। Z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, Z स्टैंड फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। याद रखिएगा, इंटीजर्स दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव। यहां पे हमने सारे इंटीजर्स लिखे हुए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 0 के बाद मिलेंगे सारे पॉजिटिव, 0 से पहले मिलेंगे सारे नेगेटिव। +-1 +-2 +-3 एंड अप टू इंफिनिटी। कहां तक जा रहे हैं नहीं पता, बस जा ही जा रहे हैं, इसलिए अप टू इंफिनिटी। E स्टैंड फॉर इवन नंबर्स, 0 +-2 +-4 +-6। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये 3 तो हमें पता है, 2 4 6, ये 0 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा के आगे चले ये भी समझ लें। जरा ये बताइए कि एक इवन नंबर से अगले इवन नंबर में जाने में कितना डिफरेंस पड़ता है? एक इवन नंबर में और दूसरे इवन नंबर में कितना फर्क है? तो पता चलेगा 2 का। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। अच्छा जरा पीछे आना शुरू करें। 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 क्या होगा? 2 - 2 0 होगा, और 0 - 2 क्या होगा? -2। जब तो देखें क्या लिखा है, +-2। +-2 का मतलब है आगे भी 2 मिलेगा और पीछे आओगे तो पीछे भी 2 मिलेगा, और बीच में क्या मिलेगा? 0। तो 0 इज ऑल्सो कॉल्ड इवन नंबर। 0 इज द पार्ट ऑफ इवन नंबर। याद रखिएगा, अक्सर जगह पे पूछा जाता है बताओ 0 क्या है, कहां पे लाई करेगा, कहां स्टैंड करेगा, इवन में करेगा कि ऑड में करेगा? तो याद रखिए इवन में करेगा। रीजन मैंने आपके सामने पेश करी। नेक्स्ट, ऑड नंबर, +-1 +-3 +-5। ये इवन नंबर्स वो हैं आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 व्हिच कैन बी डिवाइड बाय 2। और ऑड नंबर्स क्या है? व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। आसान सी डेफिनेशन, प्राइम नंबर 2 3 5 7, 2 3 5 7। ये प्राइम नंबर 1 क्यों नहीं आता इसके अंदर? क्या इसकी रीजन है आपके पास कि प्राइम नंबर में 2 3 5 7 तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या समझ में आ रहा है? क्या अपने टेबल में आते हैं? अपने टेबल में तो 1 भी आता है, तो 1 क्यों नहीं है? तो जवाब सुनिए जनाब, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अपने में भी आता है, किसी और में भी आता है। देखें 2 अपने में भी आता है, 1 में भी आता है। 3 अपने में भी आता है, 1 में भी आता है। 5 ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इस नंबर का जिक्र अक्सर बुक्स में नहीं मिलता, आप इसको ढूंढे तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने डिफाइन कर दिया है P' के नाम से, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे ये इवन और ऑड है ना, इसी तरीके से प्राइम और कंपोजिट है। प्राइम वो जिसके 2 फैक्टर, कंपोजिट वो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। देखिए 4 1 में, 2 में, 4 में, 6 1 2 3 6 8। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ ये सारे वो नंबर्स हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? आगे चले। क्यू, व्हाट इज क्यू? इस क्यू के बारे में तो मैं पिछले 1 साल से आपको पढ़ाते आ रहा हूं। क्यू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमारे 9th क्लास का पहला चैप्टर ये था जिसकी तफसील मैंने बहुत ज्यादा तफसील से पेश की थी। x such that x is equal to p upon q where p and q belongs to z, z stand for integers and q not equal to 0। पहली बात तो ये मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आता। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं लिखी हो ना लिखी हो। डिवाइड के अंदर, डिवाइड से बता दिए, ये होता है ना नीचे डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये दोनों जगह कंडीशन लिखिए, आगे समझिए। p upon q, रेशनल नंबर को हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, p upon q की फॉर्म में लिखा जाता है। और आगे लिखते हैं p और q इंटीजर्स है, 1/2 3/2 4/5 9/8 6/7 लाइक दिस। मजीद तफसील नहीं पेश करूंगा, हमारा चैप्टर क्यों रेशनल और इरेशनल नहीं है, यहां तो सिर्फ सेट बताना है। इरेशनल, x such that x, इसको p upon q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस इरेशनल नंबर को p upon q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे 2/√5। अब बोलिए सर आपने तो लिख दिया, क्या बात कर रहे हैं, लिखा। अच्छा जी, अब खैर मैं क्या अभी इसकी तफसील पेश करूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तफसील से। अगर आपने देखना हो रेशनल इरेशनल को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आएगा उसको ओपन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बस अभी इतना समझ लीजिए कि रेशनल नंबर्स को कभी भी, सॉरी, इरेशनल नंबर्स को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
क्लियर? बात आ रही समझ? नहीं आ रही तो लिंक देखिए। अभी हमारा टॉपिक तो खैर यहाँ पे सेट का है। अच्छा जी, व्हाट इज आर? ये जो हमारी मैथमेटिक्स है ना, ये सारी की सारी इसी की घूम रही है। ये 10% है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं, इमेजिनरी, आयोटा वगैरह। पूरी मैथ्स तो हम लोग यही पढ़े। व्हाट इज आर? आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर क्या है भाई? जितने रेशनल्स हैं, जितने इर्रेशनल्स हैं, उसको एक थैले में डाल दो, बोरे में बंद कर दो, वो सारा बोरा बंद होने के बाद एक बोरा बन जाएगा, वो बोरा रियल नंबर का होगा। क्या मतलब? मतलब जो रेशनल आप पढ़ रहे हो, जो इर्रेशनल नंबर्स आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप रियल नंबर पढ़ रहे हो। 2/3, 3/4, 1/2, 1.7, 2.8, 3.9, ये सारे के सारे क्या है भाई? यही तो रियल नंबर्स हैं। आई बात समझ? आखिर में एक बात और बता देते हैं, फिर इसके बाद मजीद तफसीलात। ये जो 2 है, 2, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू बन सकता है भाई। बताओ 2 क्या है? 2 कहां पे लाई कर रहा है? याद रखिएगा, ये वाहिद 2 ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, जो इवन में भी आता है, प्राइम में भी आता है। कल को आपसे कहें इवन प्राइम का सेट बनाओ, लिखो जितने नंबर लिखते हो भाई, जितने है ही नहीं, एक ही तो नंबर है। ये 2 है, 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ? आगे चलते हैं जी, तो शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स। नंबर 1, एम्प्टी या फिर नल सेट। एक ही मतलब है, एम्प्टी सेट कहें या फिर नल सेट कहें। एम्प्टी सेट खाली सेट, नल सेट खाली सेट। हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं शुरू में और आखिर में, या फिर इस तरह से ग्रीक लेटर फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। क्लियर है? इस एम्प्टी सेट को जो जिस कैटेगरी में रखा जाता है वो फाइनाइट की कैटेगरी। आगे हम पढ़ेंगे 2 कैटेगरीज हैं, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो ये जो एम्प्टी सेट है, ये किस कैटेगरी में आता है? ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से क्या मुराद है? ऐसे सेट जो लिमिटेड हो, जिनका पहला और आखिरी एलिमेंट हमें मालूम हो। लिमिटेड सेट्स क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे मिसाल के तौर पे 2, 4, 5, अब ये 5 पे रुक गए, खत्म, इससे ज्यादा और एलिमेंट्स नहीं है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब लामहदूद, यानी कि अनलिमिटेड। लिमिटेड एलिमेंट्स नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे। अब अनलिमिटेड से क्या मुराद है? चलते जाएं चलते हैं, और लास्ट डिजिट जो है वो हमें मालूम नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। अब इसका लास्ट एलिमेंट क्या है नहीं मालूम, और डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? टू बी कंटिन्यू, चलते जा रहे हैं। These sets are called infinite sets, यानी कि अनलिमिटेड, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? इफ A is equal to B, अगर A जो है वो B के बराबर है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि बात हमें जरा बेहतर अंदाज में समझ में। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक सेट है A is equal to, और इसके एलिमेंट है 2, 3, 4, ये तो A है। इसी तरीके से हमारे पास एक और सेट है B is equal to 2, 3, 4। अब ये दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। एक तो ये कि इनकी जो क्वांटिटी है, तादाद, वो बराबर है, और ये दोनों सेम है। क्लियर? इफ A is equal, A मतलब A से मुराद कोई सा भी सेट, उसको कंपेयर करने के लिए कोई सा भी सेट होना चाहिए। दोनों सेट्स को अगर कंपेयर करें और दोनों के एलिमेंट सेम हो और उनकी क्वांटिटी, तादाद भी सेम हो, दिस सेट इज कॉल्ड इक्वल सेट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? नॉट सेम। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो दो सेट, एक सेट है, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट है, उसमें लिखा है 1, 2, और एक सेट है हमारे पास, उसमें लिखा है A और B। बज़ाहिर देखने में क्वांटिटी, तादाद तो बराबर है, लेकिन खुद सेम नहीं है। क्वांटिटी की अगर बात करें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। लेकिन क्या दोनों एलिमेंट सेम हैं? दोनों के 1, 2, दूसरे वाले के पास भी नहीं। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट, और इसको ऐसे लिखा जाता है। बात आ रही है? इसको लिखने का तरीका होता है A इक्विवेलेंट टू B। तो क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर उनकी तादाद तो बराबर होती है, लेकिन खुद सेम नहीं होती।
नेक्स्ट, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। यूनिट से वैसे आप लोगों का अंदाजा होगा, यूनिट से मुराद होता है वन। सिंगल से क्या मुराद? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है। तवज्जो रखिएगा, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास जो 12 मंथ्स होते हैं, जैन फेब वगैरह, मैं आपसे कहता हूं ऐसे महीने का नाम लिखें जो एम से स्टार्ट होता है, एम, तो पता चलेगा ऐसा एक ही महीना है। दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यूनिट सेट, मिसाल के तौर पे एक और सेट लिखें, वो सेट क्या है? एक होल नंबर का सेट बनाइए विच इज लेस देन वन। एक होल नंबर का सेट बनाइए लेकिन उसके अंदर एलिमेंट कौन से आने चाहिए? लेस देन वन। मुझे बताइए लेस देन वन कौन सा आएगा? तो पता चलेगा जीरो आएगा। बात आ रही है समझ में? इस कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसके अंदर क्या होगा? एक एलिमेंट पाया जाएगा। क्लियर? यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। अब इसको अभी थोड़ा सा रुक के समझते हैं। आर मतलब रिमेनिंग, इसको अभी बाद में समझते हैं। बस इतना समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट से मुराद होता है, बिल्कुल आसान लफ्जों में, बिल्कुल आसान, बहुत ही ज्यादा आसान लफ्जों में समझते हैं इसको। थोड़ी देर के लिए नाम देते हैं हम अब्बू का। अब्बू को समझते हैं आप? उर्दू जबान का लफ्ज है अब्बू। यूनिवर्सल सेट सब सेटों के अब्बू हुआ करते हैं। अब ये मजीद तफसीलात पहले इसको समझते हैं, देन उसके बाद दोबारा सेट के ऊपर आएंगे। क्लियर? तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सबसेट। इसको समझना लाजमी, ये बहुत काम का टॉपिक है। इसका सिंबल होता है ये, सबसेट का सिंबल होता है ये। इसकी दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहले तो हम समझते हैं इम्प्रॉपर को। पहले हम समझते हैं इम्प्रॉपर को। कहते हैं अगर सेट ए बराबर है बी के, एक सेट ए है वो बराबर है बी के, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं? बराबर। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने पीछे पढ़ा यहां इक्वल सेट में, तो यही तो लिखा हुआ A इज इक्वल टू B। ये क्या लिखा है? ये भी तो यही लिखा हुआ है A इज इक्वल टू B। तो भाई इम्प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कब कहां कहलाया जाएगा? जब कहलाया जाएगा जब दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे? या तो A जो है वो B का इम्प्रॉपर सबसेट है, या B A का क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। अब समझते हैं इसको। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। तवज्जो रखिए, ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। इसके लिए हमें यहां पे देखना पड़ेगा एग्जांपल। देखें, एक सेट मैंने लिखा A इज इक्वल टू ABCD, एक सेट मैंने लिखा BCD। क्लियर? अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि B का इस A से क्या ताल्लुक है? B के एलिमेंट देखें तो BCD कम है, A के एलिमेंट देखें तो ज्यादा है। मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए इसको नाम दे रहा हूं कि ये छोटा सा बेबी है, बच्चा है, और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, इसके एलिमेंट ज्यादा है। मान लो थोड़ी देर के लिए इसका नाम क्या है? अब्बू है। अब बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए, वरना इसका जो नाम होता है मैथमेटिकल वो आपको याद करना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर है। अब मैं आपसे बात कहां से कर रहा हूं? B से। बताओ B क्या है? A का। तवज्जो रखिएगा, इसके बाद फिर मैं इसका उल्टा क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं। B क्या है? A का। तो याद रखिए B A का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर, ये वाला साइन आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ये नहीं आएगा, ये तो डैश मैंने लगाया था। ये B क्या है? A का। तो जवाब मिलेगा B A का प्रॉपर सबसेट है। बात कहां से शुरू हुई? बच्चे से। कहां पे खत्म हुई? अब्बू पे। उल्टा सवाल, बताओ A क्या है B का। अब सवाल चेंज हो गया, पहले रिलेशन पूछा जा रहा था बच्चे का इसके साथ, इस B का A के साथ क्या रिलेशन है, तो जवाब मिला B का A के साथ प्रॉपर सबसेट का रिलेशन है। अब सवाल उल्टा हो गया, बताओ A का B के साथ क्या रिलेशन है, तो जवाब मिलेगा A क्या है? सुपर सेट। A क्या कहलाएगा? सुपर सेट। अब्बू है ना, सुपर है। क्या है? सुपर है। A और B का क्या रिलेशन है? A सुपर सेट है किसका? B का। अब जरा यहां आइए, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब कहलाया जाएगा? जब दो सेट्स को कंपेयर किया जाएगा, एक में एलिमेंट ज्यादा होंगे, एक में एलिमेंट कम होंगे। कम वाले का ज्यादा से रिलेशन पूछे तो प्रॉपर, ज्यादा वाले का कम से रिलेशन पूछे तो सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर, ये तो बहुत आसान, इसको तो निकाल दीजिए। A और B के बराबर है, इम्प्रॉपर जिसको हम इक्वल सेट कहते हैं।
ये सुपर सबसेट नहीं है, ये सुपर सेट है। बात आ रही है समझ में? क्या है ये? सुपर सेट। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी, उसको दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज, अब इनका रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं, ए का, बी का और सी का। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस बी का और सी का क्या रिलेशन है, बी डैश सी, तो आप सबसे पहले ये देखें एलिमेंट्स, क्या दोनों के एलिमेंट सेम है, बराबर है? तो जवाब मिलेगा नहीं। बी के एलिमेंट्स कम हैं, सी के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो बी क्या होगा? सी का प्रॉपर सबसेट। बी का होगा प्रॉपर सबसेट। सवाल उल्टा कर देता हूं, सी का बी से क्या रिलेशन है? सी का बी से क्या रिलेशन है? एलिमेंट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। जब ज्यादा वाले से पूछा जाए तो सेट क्या बनता है? सुपर सेट। क्या बनेगा? सुपर सेट। और अगर मैं ये सवाल पूछ लूं, बताइए ए और सी का क्या रिलेशन है, ए और सी का क्या रिलेशन है, तो देखने से पता चलेगा ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स दोनों बराबर। जब दोनों बराबर तो सेट बराबर, और सेट बराबर तो सेट का नाम इम्प्रॉपर सबसेट। क्या नाम? इम्प्रॉपर सबसेट। तीन बातें बताइए, इसको याद रखिएगा, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। क्लियर? आगे चलते हैं, पावर सेट। पावर सेट कोई नई चीज नहीं है, पावर सेट कोई नई चीज नहीं है। ये एक सेट है हमारे पास, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। अच्छा सवाल ये कितने बन सकते हैं? सवाल ये 1 2 3 4 5। इसके फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करने का, सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 2 की पावर n। 2 की पावर n। व्हाट इज n? n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 5 कितनी हुआ? 32। 32 सबसेट बनाए जा सकते हैं इस सेट के। 32 सबसेट बनाए जा सकते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। अगर मैं कहता हूं इसका सबसेट निकाले, इसके 32 बना सकते हैं, 2 की पावर 3 8, तो इसका मतलब इसके 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। यहां तक आ गई बात समझ में? दरअसल ये इंट्रोडक्शन है। मैंने कहा ना आज हमारी कोई एक्सरसाइज की क्लास नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब इसमें मजीद क्या तफसीलात होंगी, जब इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और मजीद तफसीलात आपके सामने आएंगी। और भी बहुत कुछ बातें हैं इसके अंदर कहने के लिए, हमारी बुक के अंदर भी मेंशन है। इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज होगी, उसके क्वेश्चंस होंगे, तो इंशाल्लाह उस वक्त उसको डिस्कस किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।